नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने देश में जाति जनगणना की मांग करते हुए कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट देखी है जिसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। कुछ लोग क्रिकेट या बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं, कोई भी मोची या प्लम्बर को नहीं दिखाएगा। यहाँ तक कि मीडिया में शीर्ष एंकर भी 90% से नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि संस्थानों, कॉरपोरेट्स, बॉलीवुड, मिस इंडिया में कितने लोग 90% से हैं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि 90% से भागीदारी नहीं थी और इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश के 90% लोगों की भागीदारी के बिना देश नहीं चल सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी कटाक्ष करते हुए आगे सवाल किया कि वे कहेंगे कि मोदी जी ने किसी को गले लगाया और हम महाशक्ति बन गए। राहुल ने पूछा कि जब 90% लोगों की कोई भागीदारी ही नहीं है तो हम महाशक्ति कैसे बन गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे लिए यह सिर्फ जनगणना नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है। उन्होंने कहा कि संविधान हर एक भारतीय को न्याय और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि देश की जनसंख्या के 90% के लिए ना तो अवसर हैं और ना ही तरक्की में उनकी भागीदारी है। राहुल ने बताया कि 90% बहुजन, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग के वो मेहनतकश और हुनरमंद लोग हैं जिनके अवसरों से वंचित होने के कारण देश की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति वैसी ही है जैसे 10 सिलेंडर के इंजन को सिर्फ एक सिलेंडर से चलाया जाए और 9 का प्रयोग ही ना किया जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि जातिगत जनगणना से सिर्फ जनसंख्या की गिनती भर नहीं होगी, बल्कि समाज का एक्सरे भी सामने आ जाएगा। ये पता चल जाएगा कि देश के संसाधनों का वितरण कैसा है और कौन से वर्ग हैं जो प्रतिनिधित्व में पीछे छूट गए हैं। केंद्र सरकार ने कल शनिवार को नई पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी और इस योजना को आने वाले समय में लागू किया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि इस योजना के 5 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इसमें 50% तय पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है। यह राशि रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50% होगा। इस तय राशि के लिए 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और कर्मचारियों के पास नई पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बीच चयन करने का विकल्प होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में शुक्रवार को खबर सामने आई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ है। अब इसके बाद कल यानी शनिवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का भी गठबंधन और सीट शेयरिंग पर बयान आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर ज़रूरी है, तो हम उनको बोलेंगे कि आप सारी सीटों पर लड़ो, हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, सीट शेयरिंग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि गठबंधन सीटों के बंटवारे पर नहीं होगा, एजेंडे पर होगा और हमारा एजेंडा जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान है। जम्मू कश्मीर पिछले 77 सालों से मुसीबत में है और हमारी लड़ाई सम्मान को लेकर है।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाने की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सबसे पुरानी पार्टी सत्ता की भूखी है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में अलग झंडे के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश जारी कर पूछा कि क्या कांग्रेस एक बार फिर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाकर जम्मू कश्मीर में किसी भी अशांति का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करके शांति स्थापित करने की बजाय कट्टर दुश्मन पाकिस्तान से बात करके अलगाववादियों को बढ़ावा देने का समर्थन करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल शनिवार को छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश में जनगणना कराने को लेकर टिप्पणी की है। आपको बता दें कि देश में साल 2011 के बाद से जनगणना नहीं कराई गई है। अब इस बीच केंद्रीय मंत्री ने जनगणना को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि उचित समय पर करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा कि कैसे होगा और कब होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे भारत में नक्सल समस्या के मुद्दे को लेकर कहा कि पहले 10 वर्षों में 6,617 सुरक्षाकर्मी और नागरिकों की मृत्यु हुई थी और अब इसमें 70% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच गई है और हम देश को मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार डालने का भी आग्रह किया और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार 1-2 महीने में नए रूप वाली आत्मसमर्पण नीति की घोषणा करेगी। अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत वाले बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि वे पिछले 10 सालों से यही बात बोल रहे हैं। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए उनके पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई योजना है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद उन्होंने फर्जी मुठभेड़ें शुरू कर दी और आज बस्तर दहशत के माहौल में जी रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया है। दरअसल भाजपा नेता के मायावती को भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहने को लेकर अखिलेश यादव ने मायावती का बचाव किया था। शुक्रवार को एक टेलीविजन डिबेट के दौरान भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने कहा था कि मायावती को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने की गलती हमने ही की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो उनका नाम मायावती है। अब भाजपा विधायक की इसी टिप्पणी का एक वीडियो अखिलेश यादव ने एक्स पर शेयर करते हुए मायावती का बचाव करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक की ओर से प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और ख़ास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थीं बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। अब इस सारे मामले को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर लिखा कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बसपा प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उसके लिए पार्टी आभारी है। मायावती ने लिखा कि यदि भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उसकी जमानत जब्त कराकर और वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनावों में भी जरूर देंगे। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव पावेल दुरोव को फ्रांस की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांस के मीडिया के मुताबिक पावेल दुरोव अपने प्राइवेट जेट से पेरिस के ले बोर्गेत एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। फ्रांस के पुलिस अधिकारियों के अनुसार 39 वर्षीय दुरोव को मैसेजिंग ऐप से संबंधित अपराधों के लिए वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा युद्ध विराम को लेकर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से बात की है। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। बयान के अनुसार उन्होंने पेश किए गए प्रस्ताव के हिसाब से जल्द युद्ध विराम को लागू करने और बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत की है। आपको बता दें कि पेश किए गए प्रस्ताव में बंधकों की रिहाई, गजा में फिलिस्तीनी नागरिकों को राहत और क्षेत्रीय तनाव को कम करने को लेकर शर्तें दी गई हैं। दोनों देश के नेताओं ने आने वाले दिनों में अपनी टीमों के जरिए समन्वय बनाए रखने पर भी सहमति व्यक्त की है।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।